नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान क्लास 6 के ज्योग्राफी चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 चैप्टर का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसमें मानचित्र के बारे में बताया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं। देखिए, मानचित्र का सीधी सी बात है कि मानचित्र का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को चित्रित करना, दर्शाना या इंगित करना, एक बताना, तो मानचित्र होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें दिया है, पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिला, शहर, गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग कर सकते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। ये कुछ बातें हैं मानचित्र से संबंधित, इसका हम देख लेंगे। इधर भी कुछ दिया, इसको देखते हैं। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्रों में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाए तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। मतलब इसमें जो मानचित्र है उसको एक सीधी सी पटल पे दिखाना और बताना कि वो कैसे होती हैं। अब मानचित्र के जो प्रकार दिया है इसमें देखेंगे भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। यहाँ पे कुछ दिया है, ये कुछ प्रयोग यहाँ पर दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र का वर्णन किया गया है। इसमें दिया है भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। मतलब भौतिक मानचित्र कौन होता? जैसे नदी, पर्वत, पहाड़, ये सब चीज़ें जो दिखाई जाए वो भौतिक होता है, बनावट एक तरह से पृथ्वी की। और दूसरा होता है राजनैतिक में क्या होता है, जिसमें राज्य, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देश व राज्यों तथा उसकी सीमाओं का वर्णन करने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। मतलब भौतिक में क्या हुआ, एक बार ऐसे करके देख लेते हैं। भौतिक में ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें रहेंगी, पर्वत, पठार, मैदान। और वहीं पर जो राजनीतिक रहेगा उसमें जो है राज्य, नगर, शहर, गांव, ये सारी चीज़ें आएंगी। आगे बढ़ते हैं। एक तीसरा मैप दिया है, तीसरा प्रकार है जिसे थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इसके बारे में बताया है कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, जिनसे कुछ विशेष जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। 3 घटक क्या हुआ? दूरी, दिशा, प्रतीक। मतलब मानचित्र को दिखाने के लिए जो घटक है उसके बारे में ये कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र का जो पहला घटक है वो क्या है? दूरी। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने में दर्शाता है। मतलब मानचित्र कैसा होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ें को एक छोटे पेपर पे इसके अंदर समाहित करना।
छोटे कागज पर से यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जा सकता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। हाँ, इसके कहने के तात्पर्य यहाँ तक कि जब मानचित्र बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए भारत बना रहा है, भारत के अपने बना रहा है, अब जैसे मान लीजिए गुजरात है, तो इसके कहने का तात्पर्य है कि ऐसा नहीं कि भारत हम छोटा बनाएंगे तो गुजरात को ज़्यादा छोटा कर देंगे, इसका मतलब नहीं है। जैसे केरल है तो इसको ज़्यादा छोटा करेंगे, नहीं। मानचित्र जब बनाया जाएगा तो उसमें सारी चीज़ें उसी के पैमाने के अकॉर्डिंग ही छोटी होंगी। ऐसा नहीं कि जो छोटी चीज़ है उसे ज़्यादा छोटी कर दें, या जो बड़ी चीज़ें हैं उसे बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया जाए। मतलब एक सीमा के अंदर, एक लेवल के तहत छोटा किया जाएगा। कर रहे हैं आगे कहाँ पर, यहाँ से। तभी यह संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। पैमाना होता है, जैसे कोई भी पैमाना मान लिया जाता है, मतलब बड़ी चीज़ को छोटा करना है तो एक बड़ा मानक मान लिया जाएगा, इतने के बराबर इतना, इस तरह से पैमाना मान लिया जाता है। आगे दिया भी है, जैसे 100 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेमी, मतलब अगर कोई चीज़ 100 किलोमीटर है तो इसे जो है मात्र 2 सेंटीमीटर मान लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि बड़ी सी बड़ी दूरी को छोटे से कागज में समाहित करके मानचित्र बनाया जा सकता है। स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएंगे। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेमी बराबर 5 किलोमीटर। मतलब छोटे से कि आप पैमाने के ऊपर है कि आप कितनी बड़ी को कितना छोटा मान सकते हैं। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। मतलब ये पैमाने की बात किया है कि अगर पैमाना पता है तो कोई भी 2 स्थानों को लगा सकते हैं। अब इसको थोड़ा देखेंगे, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ से जब बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीप, देश को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेमी स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसके छोटे पैमाने को इसका छोटा पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। ये चीज़ें हैं, मतलब छोटे से बड़े मान लेना। जैसे मान लीजिए कि हमें 500 किलोमीटर को मैप पे दिखाना है दूरी, तो 500 मीटर का कोई पेज तो होगा नहीं, तो हम इसको मान लेते हैं ना 100 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर में हमारा काम आसानी से चल जाएगा। तो कम पेज में हम पूरी मैप को दिखा सकेंगे, यही बताया है। इस प्रकार बड़े पैमाने यहाँ पर हो गया ना। यहाँ से इसमें कुछ एक दिया है, इसका प्रयोग क्या दिया है इसको आइए देख लेते हैं। ये वही चीज़ दिया है, ये इधर वाला, ये सब यह है आओ कुछ करके सीखें। तो ये वही पैमाना है कि छोटे से बड़े चीज़ को छोटा मान के पैमाना बनाना। अब इसमें दिया है, ये दिया है। अब इसमें क्या बताया है, ये मान लीजिए खेल का मैदान हो गया, ये खेल का मैदान, सामुदायिक केंद्र, पेड़, ये क्या है दुकानें, कुआं, विद्यालय। इसके माध्यम से क्या बता रहा है इसको देखेंगे। ये है सारी चीज़ें मैप दिया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैप के जरिए बताएगा कौन सी कितनी दूरी पर है। इसको चित्र के देख लिए आगे बढ़ते हैं। ये दिया, सबसे पहले दिशा को जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कहीं भी हो दिशा जैसे होती है पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, कोई भी हो, तो जैसे हम ऐसे सीधे रख लिए तो हमेशा जब भी आप रखेंगे दक्षिण नीचे आएगा। जैसे ही दक्षिण नीचे आएगा तो उत्तर इधर चला जाएगा, और जैसे उत्तर गया तो अनुमान लगा सकते पूर्व इधर गया तो पश्चिम किधर आएगा, इधर आ जाएगा, पश्चिम यहाँ पर आ जाएगा। तो पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर हो गया। ये 4 दिशाएं तो कन्फर्म है। अब इसकी जो ये दिशाएं हैं, ये वाली और ये वाली, ये जो दिशाएं होती हैं, इसको ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा जब ये वाली रहेगी तो ये तो देखिए पूर्व है, पूर्व और दक्षिण के बीच में है, तो पहले हम पूर्व बोलेंगे पहले दक्षिण, क्योंकि इस दिशा को हमेशा जब बोला जाएगा तो पूर्व बाद में आएगा पश्चिम, मतलब इसको पहले लेंगे, पहले हम दक्षिण को लेंगे, पहले दक्षिण को तब पूर्व लेंगे। तो जैसे ये क्या हो जाएगा दक्षिण
पूर्व। इधर वाली जो दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम। चूँकि यहाँ दक्षिण पहले लिए हैं तो यहाँ भी यही होगा उत्तर पूर्व, तो उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा उत्तर पूर्व। ये बताया है सीधी सीधे। जैसे यहाँ पे ये देखिए, थोड़ा जूम करें, हाँ तब दिखाई देगा शायद, हाँ ये सही है। अब ये देखिए इसमें दिया है ना, ये क्या हो गया, पूर्व हमारा ईस्ट, पूर्व के बाद ये पश्चिम हो गया, तब ये क्या हो गया दक्षिण, अब ये उत्तर। ये तो सब कंफर्म है। सबसे पहले मैप बनाने या सोचने से पहले नीचे दक्षिण लिया जाता है। तो अब ये इधर देखिएगा, ये दोनों के बीच का दूरी है, तो इधर पहले दक्षिण आएगा, इधर इधर भी पहले देखिए दक्षिण आया। उसी प्रकार से इधर पहले उत्तर आएगा, पहले इधर उत्तर, तो उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व। अब इसके बारे में आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पर यहाँ दिया है, हाँ यहाँ पर दिशा अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। यह तारीख का निशान उत्तर होता है। मतलब 60 गढ़ में लिखा रहता ऊ, वैसे पूरब को पू लिख दिया जाएगा, यही बता रहा है यहाँ पे, दिशा दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। अब इसमें वही दिया है, चित्र को देखिए, उत्तर से पश्चिम को दिखाया गया है। अब यहाँ से वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं, मतलब ये 4 दिशाएं तो होती हैं, लेकिन जो बीच की ओर होती हैं, जैसे उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व कहाँ है, इधर देखेंगे मैं, इधर साइड में उत्तर पूर्व, उसके बाद दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व हो गया, फिर दक्षिण पश्चिम, फिर उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही दिशा का पता लगाया जा सकता है। मतलब मुख्य रूप से 4 दिशाएं, और उनको लिया जाएगा तो 8 दिशाएं, और ऊपर नीचे लिया जाएगा तो 10 दिशाएं। आगे बढ़ते हैं, आगे चित्र से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास, अब देखिए यही चीज़ है जो अभी दिया था वहाँ पर, ये यहाँ से लेते हैं, जो घर दिया है ऊपर ये और ले लेते हैं। इसमें से ये सवाल बनाया, देखिए विकास घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल का मैदान की दिशा और दुकानों से विद्यालय की दिशा। तो पहले लिखा है विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल का मैदान। तो चलिए देखते हैं पहले विकास का घर कहाँ। एक ही सवाल करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ये देखिए विकास का घर है, ये है विकास का घर, ये है। यहाँ से क्या पूछा था, सामुदायिक केंद्र, एक बार देखते हैं क्या क्या पूछा था। सामुदायिक केंद्र खेल का मैदान, हाँ सामुदायिक केंद्र खेल का मैदान, यह है विकास का घर। तब यहाँ से देखिए सामुदायिक केंद्र, तो यहाँ से जब ये विकास निकलेगा तो देखिए सीधा जा रहा है सामुदायिक केंद्र। अब खेल का मैदान कहाँ है, खेल का मैदान कहाँ है, खेल का मैदान देखिए अगर हम ऐसे ले लें, इसको ऐसे ऐसे करें तो खेल का मैदान ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब यहाँ सीधा जा रहा है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, इसको यही ध्यान देना है कि जब यहाँ से ऐसे चलेगा तो ये वाली दिशा का क्या नाम रहेगा, ये पूरब था और ये क्या था, उत्तर था, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अगली सवाल को भी देख सकते हैं और इसको आप हल कर सकते हैं कि क्या दिया है, दुकान से विद्यालय की दिशा। आगे बढ़ते हैं, हम दिक्सूचक की सहायता से किसी भी स्थान का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ठीक है, इसमें कुछ चुंबकीय दिशा उत्तर दक्षिण, अच्छा ये इसके बारे में बता रहा है कि जो ये है दिशा सूचक वाला है, ये चुंबकीय दिशा है, हमेशा उत्तर दक्षिण में होता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से प्रतीक यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृति जैसे भवन, सड़क,
पुल, वृक्ष, रेल, पटरी तथा कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायांकों, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। यह प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता, अच्छा यहाँ से आगे पढ़ लेते हैं तब उसको देखते हैं, इसके द्वारा सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। अब यहाँ से थोड़ा इसको देखते हैं। इसके कहने का तात्पर्य है कि जैसे मैप बन गया पूरा, इसका जो कहने का तात्पर्य यहाँ से कि जब कोई मैप बनता है तो अब वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, जैसे क्या क्या सारी चीज़ों में ले लेते हैं, इसको पूरा लेते हैं। जैसे सारी चीज़ें, जैसे मान लेते हैं ये वाला रेलवे लाइन, सड़क, सीमा, नदी, मंदिर, पोस्ट ऑफिस, कब्रिस्तान, पेड़, घास के मैदान, गिरजाघर, कुआं, तालाब, ये जितनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें सब चीज़ें मैप पे दिखाना आसान नहीं रहेगा ना, क्योंकि कैसे दिखाएंगे, ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इनका क्या काम कर लिया गया, प्रतीक चिन्ह लिया गया है। ये देखिए, यहाँ से लेते हैं, ये मार्कर लेते हैं ताकि हटता रहे, जैसे ये वाला, ये देखिए। अब इन चिन्हों को क्या है, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे लाइन, ये है बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे लाइन। मतलब अगर ये चिन्ह कहीं है तो बड़ी लाइन है, ये है मीटर लाइन, ये रेलवे का है। अब देखिए ये सीधी दो लाइन है, पक्की सड़क, कट कट के है कच्ची सड़क। याद करने का तरीका है कट कट के कच्ची। अंतर्राज्यीय जो सड़क है ये है, ये और क्या है, राज्य जिला ये है, और जिला की सड़कें। जैसे भारत की सबसे, कश्मीर से कन्याकुमारी सबसे लंबी सड़क का नाम क्या है, NH 44 है शायद, हाँ NH सब 44 सबसे लंबी सड़क है। अगला नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। तो नदी को कैसे दिखाए, कुआं इस तरह से दिखाया जाए, तालाब ऐसे है, नहर ऐसे है, और पुल इस तरह से दिखाया जाएगा। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, इस तरह से ये सब दिखाए जाएंगे। पोस्ट ऑफिस, हाँ पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन, हाँ। उसके बाद कब्रिस्तान ये है, पेड़, घास के मैदान इस तरह से दिखाए जाएंगे। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें ये हैं कि जब कोई भी मैप बनाया जाएगा तो ये सारी चिन्ह अगर ये सब लगे रहेंगे तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस चीज़ का चिन्ह है। जैसे मान लीजिए मानचित्र को दिखाना था, नदी दिखाने में दिक्कत होगी तो ये दिखा दिया जाएगा, आसानी से दिखाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे, हाँ यहाँ कहा तो मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। अच्छा यहाँ तक हो चुका था, ये रूढ़ है, रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं, रूढ़ प्रतीक है। अब इसमें देखिए जो अभी सारी चीज़ें जिस तरह से अभी पैमाना बनाया गया था कि नदी है, अब इस मैप पे दिखाया गया है। अब ये नदी दिखा दिया गया है। अब ये देखिए रेल की पटरी है, ये देखिए है। अब ये सब, ये सारी चीज़ें क्या है, अगर वहाँ पे देखे रहेंगे, जैसे ये क्या है, हाँ विद्यालय किस तरह से दिखाया गया, ये पेड़ पौधे हैं इसका मतलब, हाँ ये क्या है, पत्थर गिरजा घर है, क्या है। तो जब हम देखेंगे तो वहाँ से हमें समझ में आएगा, प्रतीक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो ये चीज़ें हैं ये चित्र वैसे प्रैक्टिकली दिया है, बहुत बड़ी बात नहीं, इसको आप पढ़ लेंगे। आगे इसको यहाँ देखिए, कुछ रूढ़ प्रतीक दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्य नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय, नीले रंग का जलाशय, भूरे रंग का पर्वत, पीले का पठार और हरे रंग का मैदान को दर्शाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी हाल ही की जो सीटेट एग्जाम में बनाया भी गया है क्वेश्चन, यहाँ से ये बनाया गया है क्वेश्चन, ऐसे बनाया एक क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला बना है। अभी थोड़ा डाउट है कि पठार को, जैसे पीले रंग पठार हो गया, ये देखिए पीला रंग, पीला प से पीला होता है, प से पठार, हाँ, और पीला, और भूरा रंग हरा के लिए, भूरा रंग पर्वत के लिए। तो इसमें हमारे समझ से यही बना था। पीला रंग का मैप में, NCERT के मैप में पीला रंग का पठारों के लिए कौन सा रंग का प्रयोग किया गया था। तो पठार देख के लगता है कि पीला नहीं दूसरा कोई होगा, लेकिन यहाँ पे ये बना था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट समझेंगे हम ये इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, रेखा चित्र।
रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाना पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा मानचित्र कहते हैं। इसके कहने का तात्पर्य है कि जैसे आपको मान लीजिए किसी के घर तुरंत जाना है, तो आप मैप, चूँकि बहुत छोटी गांव की जानकारी है तो उतना दे नहीं पाएगा, तो एक छोटा मैप बताया जाता है ना कि आप यहाँ से आएंगे, इतने मोड़ पड़ेंगे। उस प्रकार से उसके बारे में बताया गया है कि ये होता है जो रेखाचित्र मानचित्रण। आगे बढ़ते हैं। अब ये चैप्टर, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म है। खाका क्या होता है भाई? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहते हैं, मतलब तुरंत अपने से तैयार किया गया। तो इस प्रकार से आज का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके पहले हम 3 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। चौथा 5वां अध्याय कल परसों 2 दिन में हमारा ये क्लास 6 की एनसीईआरटी लगभग ख़त्म होने वाली है। एक बार इसकी क्वेश्चन आंसर अगर आप करना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से क्लास आज की ख़त्म है। मानचित्र के घटक, बिंदु, ये चीज़ें हैं, तो ये आज की यहाँ से ख़त्म है। ये कुछ इसमें प्रयोग दिया है जो देख सकते हैं। बाकी आज की ये क्लास यहाँ से ख़त्म हो गई। धन्यवाद।